प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एपिसोड 10 में, चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम जुड़े हुए थे हमारे चैप्टर 2 के साथ, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें हमने 9 एपिसोड्स को कवर कर लिया। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एपिसोड नंबर 10, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे। अब थोड़ी देर में हम इस चीज को ओपन अप करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे कि हमने इससे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ा। अगर बिगिनिंग से हम देखें तो हम फिजिकल डिविजन्स को पढ़ रहे थे, रेंजेस को डिस्क्राइब कर रहे थे, हिमालयन रेंज हम पढ़ चुके थे, हिमालयाज के बारे में हमने पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन कर ली थी, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे, पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया, जिसमें हमने सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, इन सब को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया। राइट, तो अब हम उसी के साथ आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं किस तरफ? हम पहुंच चुके हैं कोस्टल प्लेन्स की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन होगा। अगर थोड़ा सा हम रिकैप में आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आई होप कि आप उसका आंसर मुझे दे पाएंगे कि ईस्टर्न घाट्स की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। अगर आप थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर पाए चीजों को तो आप मुझे बता सकते हैं कि ईस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। बता सकते हैं आप लोग? महेंद्रगिरी, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम आपको पूछे कि जो अगर हमने डेजर्ट्स पढ़ा, जब इंडियन डेजर्ट को पढ़ा तो वहां पर हमने कौन सी रिवर आपको बताई थी? जब फिजिकल डिवीजन, जब हम इंडियन डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट को पढ़ रहे थे, वहां पे हमने एक रिवर का जिक्र किया था जो वहां की, उस रीजन की लार्जेस्ट रिवर है, तो उसका नाम क्या है? तो यहां पर नाम मैं आपको लिख देती हूं कि आई होप कि आप सबको वो नाम याद होगा और फ्यूचर के लिए आप इस नाम को याद रखेंगे। दैट इज द लूनी रिवर। कौन सी रिवर है? लूनी रिवर है। और क्या बताया था मैंने आपको कि इस रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ है? मैंने बताया था अरावली से हुआ है। अरावली के जो पहाड़ है वहां से इनका ओरिजिन हुआ है और ये बहते बहते कहां पहुंची? रन ऑफ कच्छ में पहुंची। बहुत ही अच्छे से हमने इस पॉइंट पर डिस्क्रिप्शन की थी, है ना। और एक और अगर आपको रिकैप के लिए मैं क्वेश्चन पूछूं कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो वो कैसा रीजन जो है वो ओरिजिन किससे हुआ उसका? याद है आपको? वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट्स पर हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। उसके बाद हम जुड़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये सब चीजें जो है बहुत ही अच्छे से याद हैं। तो रन ऑफ कच्छ रीजन कहां पर था? आपको मैप पर लोकेट भी किया गया था, राइट, ठीक है। बताइए कौन सा रीजन था ये? बताए, ये रीजन आपका रन ऑफ कच्छ का रीजन था। और कौन सी रिवर? लूनी रिवर अरावली से निकल के यहाँ पे पहुंचती थी। बहुत ही अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया था, है ना। उसके बाद हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था जिसका नाम था बारखान्स, जो क्या थे? अ टाइप ऑफ ड्यून्स, है ना। ड्यून्स थे। कौन से ड्यून्स? सैंड ड्यून्स, है ना। सैंड ड्यून्स की टाइप हमने डिस्कस की थी। और इसमें हमने इनके लिए क्या वर्ड, किस तरह की शेप थी इनकी, क्या बताया था मैंने आपको? क्रीसेंट शेप, है ना। और जो क्रीसेंट शेप है वो कौन सी शेप होती है? हाफ मून लाइक शेप, हाफ मून लाइक शेप। तो ये पॉइंट्स हम अपनी एपिसोड नंबर 9 जो हमारी लास्ट वीडियो रही है उसमें हमने बहुत ही डिटेल तरीके से इनको डिस्क्राइब किया था। और विदाउट वेस्टिंग फर्दर सेकेंड हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के इस टॉपिक में क्या है और क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन्स, अगर आपने देखा कि इंडिया के 3 साइड पे पानी है ना। यहाँ पर पेनिनसुलर कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? इंडिया साइज लोकेशन चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके थे। एक पेनिनसुला है, इंडिया इज अ पेनिनसुला बिकॉज इसके 3 साइड्स जो है वो पानी है। जब 4 साइड्स पानी से कवर हो जाता है तो हम उसको आइलैंड बोलते हैं। सब हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब अगर जो रीजन पानी जहां पे शुरू हुआ, टच हुआ, हमने कहा 3 किनारों पर पानी है, तो जो किनारा पानी के साथ टच हुआ उसे भी तो कुछ कहते होंगे ना। जो लैंडमास पानी के साथ टच हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोस्ट, या हिंदी में जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं तट, ठीक है। हिंदी में अगर आप देखो तो बहुत बार सुना होगा आपने हिंदी स्टोरीज में, बुक्स में, तट, तटीय इलाका, है ना, कोस्टल प्लेन। तो ये आपका कोस्टल, कोस्ट का मतलब होता है लैंड दैट ज्वाइंस द
जो जुड़ती है या मिलती है किसके साथ, सी के साथ, उसे हम कोस्ट कहते हैं, उसे हम तट कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा कोस्टल लैंड है, ये आपका यहां से स्टार्ट हुआ इस रीजन से, और ये जो हमारा कोस्टल लैंड है ये दो में डिवाइड हुआ है। कौन कौन सा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यही हमने इस टॉपिक में पढ़ना है कि जो हमारा ये कोस्टल प्लेन है, ये जो कोस्टल प्लेन है ये हमारा कैसा है, इसका क्या फीचर है। अब यहां से लेकर के यहां तक तो सारा कोस्ट है, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफर्स ने क्या कहा कि ये दिखता तो पूरा एक ही वेस्टर्न कोस्ट है, लेकिन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हर रीजन की अलग अलग है। यहां से यहां तक हमें एक तरह का मिल गया, यहां से यहां तक हमें अलग तरह का मिल गया, और उसके बाद यहां से नीचे तक कन्याकुमारी तक हमें अलग तरह के फीचर्स मिल गए, जिसमें हम कह सकते हैं लैंड सरफेस अलग है, कहीं पर रॉकी मिल रही है, कहीं पर हमें कोकोनट कल्टीवेशन मिल रही है ना, और कहीं पर हमें फर्टाइल लैंड मिल रही है ना। तो इस तरह से हमने उस रीजन को डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड द फिजिकल कंडीशंस ऑफ दैट रीजन। यहां तक क्लियर है? क्या कहा मैंने कि हमारे कोस्टल प्लेन्स दो में डिवाइड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जिस रीजन पे समुद्र टच हो रहा है, जिस कोस्ट पे, जिस रीजन पे, जिस लैंड मास पे, उस कोस्ट को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि आपकी जो 9th क्लास की बुक है, जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसी पर लिखा है, ये पॉइंट वहीं से लिया गया है, कोई बाहर से नहीं लिया गया, कि उसमें फर्स्ट आ जाता है आपका कोंकण कोस्ट। क्या आ जाता है? कोंकण कोस्ट, जो हमारी फर्स्ट कोस्ट है, जो कहां से स्टार्ट हो रही है, जो स्टार्ट हो रही है मुंबई से लेकर के कहां तक, गोवा तक। ठीक है, फर्स्ट कोस्ट आ जाती है कोंकण कोस्ट, जो कहां से स्टार्ट हो रही है, मुंबई टू गोवा। ये पॉइंट जो है वो फोकस करने के लिए है और इसको हमेशा याद रखना है। दूसरी आ रही है हमारी कन्नड़ और कैनारा कोस्ट। कन्नड़ और कैनारा कोस्ट जो साउथ ऑफ गोवा से स्टार्ट होती है और कर्नाटका के मैंगलोर पर जाकर के खत्म होती है, गोवा से लेकर के मैंगलोर तक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब लास्ट कोस्ट आ गई आपकी मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट मैंगलोर से स्टार्ट होती है और एंड होती है जाकर के कन्याकुमारी, पूरा केरला का रीजन लेती है अपने साथ। ठीक है, तो इसके बेस पर हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड द जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ दैट रीजन। नंबर 1 कौन सा पढ़ा? कोंकण कोस्ट। नंबर 2 कन्नड़ कोस्ट या कैनारा कोस्ट, ये आपकी बुक पर नाम दिए हुए हैं। और थर्ड हमने पढ़ा मालाबार कोस्ट। यहां तक कोई डाउट किसी को? बिल्कुल डाउट नहीं। अब देखो ये आपके क्या है, कौन से घाट से, ये बताएं जरा। वेस्टर्न घाट से। अब ये हमारी कोस्ट है और इसके बीच में ये सारा बीच के सारा बीच रीजन आ जाता है आपका। अब जितने ये दूर होंगे, ये जितने दूर होंगे पहाड़, या जितने पास होंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमारी कोस्ट नैरो है या वाइडर है। पॉइंट क्लियर है? ये आपके घाट से, मतलब पहाड़, जो वेस्टर्न घाट्स आपने प्लेट्यू में डिस्क्राइब किए थे, अब ये आपका कोस्ट आ गया जहां जो समुद्र के साथ रीजन टच हो रहा है। अब ये कोस्ट नैरो होनी है कि वाइड होनी है, मतलब वाइडर मतलब ब्रॉडर, चौड़ी, चौड़ी होनी है ज्यादा या फिर नैरोअर होनी है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो हमारे घाट से, चाहे वो वेस्टर्न है चाहे वो ईस्टर्न की बात कर रहे हैं, कहां पर है। तो ये जो घाट्स की लोकेशन है इस कोस्ट से नजदीक है, इसलिए ये जो कोस्ट है दैट इज नैरोअर। कोई डाउट? मुझे लगता है यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है और ये फैक्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं मूव करूंगी ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जब हम चलेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ईस्टर्न कोस्ट में हमारे पास आधे पार्ट पे नॉर्दर्न सरकार्स आ रहे हैं और दूसरी साइड कोरोमंडल कोस्ट आ रही है। सदर्न साइड कोरोमंडल कोस्ट आ रही है और नॉर्दर्न साइड कौन से आ रहे हैं? नॉर्दर्न सरकार्स, जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में, और कोरोमंडल कोस्ट हमारी तमिलनाडु में। ये 2 में, ये 3 में है और ये वाली इस तरफ 2 में है। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट यहाँ पर आ जाता है कि जो ईस्टर्न घाट्स है वो दूर है, कोस्ट से दूर है, इसलिए ये हमारी कोस्ट कैसी है? वाइडर है। और कितनी वाइड है? 100 से लेकर के 130 किलोमीटर वाइडर है। और ये वाली कितनी थी? 10 से 80 किलोमीटर, 10 से
80 किलोमीटर कोस्ट, ये जो नैरो है इतनी इसकी विड्थ है, और ये वाला कितना है 100 से 130। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरोअर कोस्ट, या क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडर कोस्ट। अब कोस्ट ब्रॉड क्यों होती है और नैरो क्यों होती है, ये मैंने पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किस पे डिपेंड करेगा, ये जो घाट्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो कहां पर लोकेट कर रहे हैं। अगर वो इस कोस्ट से दूर है तो उतनी चौड़ी हो जाएगी, मतलब जगह मिल गई ना बीच को पानी को फ्लो करने के लिए उतना ज्यादा, तो वो उतनी दूर हो जाएगी और ये उतनी नैरो हो जाएगी। तो ईस्टर्न कोस्ट इज ब्रॉडर एंड द वेस्टर्न कोस्ट इज द नैरोअर वन, और ये फिगर्स आपने याद रखनी है, ठीक है। और इस कोस्ट पे बहुत सी जो रिवर्स हैं वो डेल्टास बनाती हैं। डेल्टा बहुत कॉमन है यहाँ पर, कहां पर, ईस्टर्न कोस्ट में। जितनी भी नदियां आई वो सब जब समुद्र में मिलेंगी तो अपना सेडिमेंट जब डिपॉजिट करती हैं तो एक फीचर, डिपोजिशनल फीचर बनाती हैं वहां पे, जिन्हें हम डेल्टास कहते हैं। जो सेडिमेंट्स, जो अलुवियल, कहाँ लाया, रिवर की लास्ट जर्नी कहाँ खत्म होती है आकर के, समुद्र में खत्म होती है। जब रिवर पहाड़ों से निकलती है और जब उसने एंड करना है तो एंडिंग लाइफ में वो अपना समुद्र के साथ जाके मिलती है, तब उसकी एनर्जी बिल्कुल ओल्ड स्टेज में पहुंच गई होती है, उसमें कोई ताकत नहीं बची होती। तो वो जो अलुवियल साथ लाती है वो सारे का सारा समुद्र में डिपॉजिट करती है, और जब वो डिपॉजिट करती है उस समय जो वहां डिपोजिशनल फीचर बनता है उसे हम डेल्टास कहते हैं। अलग अलग रिवर अलग अलग डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी कृष्णा रिवर, महानदी, ये सब डेल्टास बनाती हैं। तो ईस्टर्न कोस्टल जो रिवर्स है दे क्रिएट डेल्टास, दे मेक डेल्टास, ठीक है। तो ये डिविजन्स आपने कर लिया, ईस्टर्न कोस्टल की, नदन सरकार्स, और दूसरा आपने किया कोरोमंडल कोस्ट। तो यहां तक कोई डाउट? ये आप इस पिक्चर में आपको थोड़ा सा डेल्टास बताए गए हैं जो कि रिवर्स ने आकर के बनाए। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर है। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। आपकी टेक्स्ट बुक से ही कंटेंट लेकर के दो हम एक बार रीड कर लेंगे, ताकि आप अगर 3 मार्क्स का या 1 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो मैप से आप लोकेट कर पाए और टेक्स्ट से आप उसको लिख पाए, है ना। तो जरा देखेंगे, गौर करेंगे क्या लिखा हुआ है। कोस्टल प्लेन्स आर नैरो स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड लाइंग अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया। They are found on both sides of the peninsular plateau. तो यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों साइड ये कोस्ट हैं, ठीक है। नैरो स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड लाइंग अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया। लोकेशन में देखें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो लाए करते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी के बीच, जो आपको मैंने इस पिक्चर में बता भी दिया। ये आपने देख लिया वेस्टर्न घाट्स, और ये जो आपका अरेबियन सी है इसके बीच में जो कोस्ट बन रही है वो कौन सी है, वो बन रही है आपकी वेस्ट कोस्ट, ठीक है। और इसी तरह से जो कोस्ट आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बन रही है आपकी कहां पर, ईस्टर्न घाट्स के बीच में और बे ऑफ बंगाल के बीच में। तो दिस इज अबाउट मीनिंग ऑफ कोस्टल प्लेन्स। लोकेशन कहाँ है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की लोकेशन कहाँ है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर, जो ईस्ट कोस्टल प्लेन है वो कैसे है, दे आर वाइडर, वाइड है, चौड़े हैं, आपको बता दिया है मैंने, एंड मोर लेवल देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। विड्थ कितनी है, कितनी, 100 से 130 किलोमीटर। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी पेन डाउन। फिर डिविजन्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ईस्टर्न कोस्टल में हमारे पास नॉर्दर्न सरकार्स नॉर्दर्न पार्ट में, और कोरोमंडल कोस्ट हमारा सदर्न पार्ट आ जाता है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमारा ये डिवीजन है। जब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया मेजर रिवर्स जो है वो अपना डेल्टास, बड़ा बड़ा डेल्टास बनाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब यहाँ पे डेल्टास बना रही हैं। तो चिलिका लेक, इस पे फोकस करना है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। चिलिका लेक इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इज लोकेटेड हियर। और यहाँ पर आपके जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर चिलिका लेक सिचुएटेड है और ये एक लगून लेक है। अब जरा सा देखेंगे कि लगून लेक क्या होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि लगून क्या है, आपका ये आपका कोस्टल लैंड है, ये आपका कोस्टल लैंड है और ये आपका सी है, ऐसा ही है ना। अरेबियन सी है यहाँ और यहाँ पर बे ऑफ
बंगाल है। ठीक है, अब लेगून बेसिकली क्या होता है? जो समुद्र होता है, जो सी है, इधर भी सी है हमारा, इस तरफ भी सी है। अब चिलिका लेक कौन सी स्टेट में है? कौन सी स्टेट में है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में है। तो हम इस तरफ देखते हैं कि लेगून कैसे बनता है। जब समुद्र जो है इस तरह से स्प्रेड है, ये आपका कोस्ट है। जो सैंड से क्या होता है, कभी कभी एक बॉर्डर बन जाता है। सैंड क्या करता है, पानी को एक बार बना लेता है, और जिससे क्या होता है, ये जो पानी है वो सारा इस जोन में एक्यूमुलेट हो जाता है, उस बार रीजन में आकर के सेपरेट हो जाता है। सैंड बार बन जाता है। सैंड की एक क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, वॉल टाइप बन जाएगा, और सारा जो पानी, समुद्र का पानी आ रहा है, वो सेपरेट होकर के एक बाउंड्री बनके, सैंड की बाउंड्री बन करके एक सेपरेशन में आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लेगून कहते हैं। और चिलिका लेक क्या है? लेगून है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश खारे पानी की लेक है। यहां तक समझ आ गया? क्लियर है? चिलिका लेक जो है इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, और ये भी इसी कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है। अंडरस्टैंड? अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, दे आर नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। हो गया? जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है नैरो है, और इनकी विड्थ कितनी है? इनकी विड्थ कितनी है? 10 से 80 किलोमीटर। अब रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज रादर देन डेल्टास। अब ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मैंने कहा डेल्टास नहीं बनते। एस्चुरी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे रिवर जो है समुद्र के साथ मिल जाती है, उनका मिलन हो रहा है। ठीक है ना? समझोगे आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक उस रीजन से आ रहा है, एक इस रीजन से आ रहा है, हैंडशेक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए, कुछ क्रिएशन नहीं हुई वहां पे, तो ये बनाती हैं एस्चुरीज। दे डोंट मेक डेल्टास। डेल्टास तो तब बनेंगे जब वो डिपॉजिट कर करके वहां पर कुछ डिपोजिशनल फीचर बनाएंगे। यहाँ पे कोई डिपोजिशनल फीचर नहीं बना, यहाँ पे क्या बना, ये दे फॉर्म एस्चुरीज। अब इनको डिवाइड किया, आपने पढ़ लिया है, ये डिवाइडेड है कोंकण कोस्ट में, देन कन्नड़ और कनारा कोस्ट में, और लास्ट में हमारे पास मालाबार कोस्ट आ जाता है, जो उसका सदर्न स्ट्रेच है। जब हम नॉर्दर्न स्ट्रेच की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द कोंकण कोस्ट। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द सेंट्रल स्ट्रेच, वी विल टॉक अबाउट द कन्नड़ या फिर कनारा कोस्ट, और जब सदर्न स्ट्रेच की बात करेंगे तो हम मालाबार कोस्ट की बात करेंगे। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ पे कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है? अब हमारे पास आ जाता है कोस्टल प्लेन्स पढ़ने के बाद आइलैंड्स। अब आपने देखा जो कोस्ट है उसमें समुद्र के बीच में हमें एक फीचर दिख रहा है। फर्स्ट डे से हम पढ़ रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें हमने आइलैंड्स को भी डिस्क्राइब किया कि इंडिया के पास जब मेनलैंड है, उसके बाद हम जब दो आइलैंड्स की बाउंड्री डालेंगे तो हमारा एरिया कितना हो जाता है ना, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ये दो आइलैंड्स है, ये हमारी इंडिया का ही पार्ट है, ये सब पढ़ लिया हमने। अब हमको पढ़ना है कि ये जो इंडिया के आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, इनकी क्या खासियत है? सबसे पहला पॉइंट आपने हमेशा पूरी जिंदगी याद रखना है कि जो लक्षद्वीप है वो कहाँ है? वो अरेबियन सी में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? अरेबियन सी में लोकेटेड है। जब ये आपका इंडिया का मैप है तो राइट साइड अरेबियन सी है और लेफ्ट साइड आपका बे ऑफ बंगाल है। तो जो लक्षद्वीप है वो आपका अरेबियन सी में है, और जो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है? तो अब लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी और अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल, ये दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जिनकी हमने चर्चा करनी है। अब जो मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, आई टोल्ड यू कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। अब ये जो अंडमान और निकोबार दोनों किससे सेपरेटेड है? 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। इस चीज पे फोकस करना जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है, 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। क्लियर है? तो यहाँ पर सेपरेशन पॉइंट इनका अंडमान और निकोबार का 10 डिग्री चैनल है। अरेबियन सी में हमारे पास लक्षद्वीप आ गया, और अंडमान निकोबार हमारा बे ऑफ बंगाल में आ गया। यही है, ये आपका आइलैंड है, जिसमें आपको ये बताया गया है आइलैंड एक ऐसा लैंड मास है जो चारों तरफ से पानी से कवर्ड होता है ना, जिसके 4 साइड्स पर पानी होता है। पेनिनसुला में 3 साइड्स, आइलैंड्स में 4 साइड। इंडिया के 2 मेजर ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप अरेबियन सी में, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में। ज्यादा नहीं खींचेंगे बातों को, यहीं पर हम स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो केरला कोस्ट के नजदीक है। पूरा इंडिया का मैप आपको अभी दिमाग में आ रहा होगा कि जो केरला है उसके वहां नजदीक कोस्ट पे हमारे पास लक्षद्वीप है। स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। अब जिस मेन पॉइंट पे हमने फोकस करना है हम उसी पर आएंगे कि ये किससे बना है? कोरल डिपॉजिट से बना है।
ठीक है, किससे बना है? कोरल डिपॉजिट से बना है, या हम करें कोरल ओरिजिन से बना है। और इसका पुराना नाम क्या था? इससे पहले इसको क्या कहते थे? लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनडाइव आइलैंड्स। ठीक है, ये आइलैंड्स को इस नाम से पुकारा जाता था। तो लक्षद्वीप अब इसको अर्लियर नोन एज लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनडाइव आइलैंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको बताया कि ये इनके अर्लियर इसको इस नाम से पुकारा जाता था, और ये जो है कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। अब पॉइंट आ जाता है कि कोरल डिपॉजिट होता क्या है। अब कोरल है, उसने कुछ डिपॉजिट किया है ना। यहां पर देखो कोरल डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब उसी ने कुछ डिपॉजिट कर रखा है। तो क्या डिपॉजिट कर रखा है ये अभी बताते हैं, और कोरल क्या होता है ये भी मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ। कोरल्स बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। कितने ब्यूटीफुल है, कितने सुंदर हैं। देखो ये कोरल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहाँ रह रहे हैं? पानी में रह रहे हैं। और ये जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है इसको हम बोलते हैं कोरल पॉलिप। ठीक है, कोरल पॉलिप। अब यहां पर एक बात समझो कि एक अकेला मेरा घर में कोरल पॉलिप हो गया, जब वो पूरी दुनिया के लोग सारे आकर के मिल गए वो कॉलोनी बन गई। सिमिलरली जब एक कोरल पॉलिप था, ये सारे कोरल पॉलिप्स यहाँ पर इकट्ठे हैं, ये सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इनकी क्या खासियत है कि ये कहाँ रहते हैं? वार्म और शैलो क्लियर वाटर में रहते हैं। वार्म मतलब थोड़ा गुनगुना पानी में बड़े होते हैं, इनको गुनगुना पानी चाहिए। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? वार्म टेम्परेचर चाहिए, शैलो, ज्यादा गहरे पानी में नहीं रहते, ये शैलो वाटर में रहते हैं। और क्लियर वाटर चाहिए इनको, सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए, गंदे पानी में नहीं रहते ये। ठीक है, तो इनकी खासियत है अपने आगे पीछे ये कैसी लेयर बना लेते हैं? कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम मिनरल की लेयर बना लेते हैं, कार्बोनेट स्केलेटन्स बना लेते हैं। जब एक कोरल पॉलिप अपने आगे पीछे कैल्शियम की लेयर बनाएगा, एक और कोरल पॉलिप लेयर बनाएगा, एक और कोरल पॉलिप लेयर बनाएगा, और जब मिलियन ट्रिलियन जब ये सारे कोरल पॉलिप्स इकट्ठे हो जाएंगे, कैल्शियम की लेयर बनाएंगे, तो एक हार्ड सरफेस बन जाएगी। जो डेड कोरल्स हैं फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स। जब वो डेड हो जाएंगे, वो एक जो लेयर बन गई, उसी से हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स की फॉर्मेशन हुई है। वो बेसिकली क्या है? कोरल डिपॉजिट है। जो किसने डिपॉजिट किया हुआ है? मैरीन ऑर्गेनिजम्स ने डिपॉजिट किया हुआ है समुद्र के बीच में। क्योंकि वहां पर क्या हुआ? वहां पे वो ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, और फिर उनकी एक लेयर बन गई, कैल्शियम की हार्ड लेयर बन गई। और जब वो हार्ड लेयर, इतनी बड़ी कॉलोनीज थी, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स थे, जब वो सारी जगह स्प्रेड हो गई तो बड़ा सा आइलैंड बन गया। कोरल डिपॉजिट्स जो हैं वो आइलैंड्स भी बनाते हैं और रीफ भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि रीफ्स क्या होते हैं, और फिर कोरल डिपॉजिट्स दे फॉर्म आइलैंड्स एंड रीफ्स। फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स आर मेड ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। ये जो आपका लक्षद्वीप का आइलैंड है ये किससे बना है? कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। दे आर एक्यूमुलेटेड स्केलेटन्स, किसके? डेड कोरल्स दैट फॉर्म कोरल रीफ्स एंड आइलैंड्स। तो ये इस तरफ यहाँ देखेंगे पिक्चर में, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड है। जो इसके नीचे, मतलब ये जो आइलैंड था इसके नीचे क्या था? पानी के बीच में कोरल पॉलिप्स थे। लेकिन मैंने कहा आपसे कि वो एक कोरल पॉलिप नहीं था, कॉलोनीज में रहते हैं, है ना, अकेले रहना पसंद नहीं करते। तो जब वो कॉलोनीज में रहे, तो जब वो सिक्रीशन हुई, जो उनका डेड जब वो हुए से रिलीज से जो स्केलेटन क्रिएट हुआ, वो हार्ड सब्सटेंस था, और फिर उसी से क्या बन गया? हमारा आइलैंड बन गया, और ये रीफ्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट अभी एक्टिविटी। ये जो आपका एपिसोड 10 है ये चल रहा है, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि एपिसोड 10 ही आपको आगे हम एक्सरसाइज और जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, वो अभी हम इसी टॉपिक में नेक्स्ट आपको एपिसोड 10 का ही स्ट्रेच पार्ट आगे पढ़ाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए क्लास के साथ, और तब तक आप ये पॉइंट्स, ये फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।